हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो जैसा कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ए बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। थीम 15 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 बुक का लास्ट चैप्टर यानी कि 5th चैप्टर। और इसके पहले के चैप्टर्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जल्दी ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे और ज़्यादा डिमांड वैसे नोट्स की है तो नोट्स पहले आएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो चलिए जैसे जैसे आते बढ़ते चलेंगे हम लोग, सब कुछ मिलते जाएगा आपको। हाँ, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा मार्च से पहले। तो अब हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बैकग्राउंड में अगर कुछ व्हीकल्स का आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान का निर्माण। द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा मतलब कि एक नए युग की शुरुआत। अब पढ़ लेते हैं, यहाँ पे एक इसका इंट्रो दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका फर्स्ट टॉपिक है ए ट्यूमल्टस टाइम, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। The Indian Constitution, which came into effect on 26 January 1950, has the dubious distinction of being the longest in the world. भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। But its length and complexity are perhaps understandable when one considers the country's size and diversity. यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। एट इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नॉट मियरली लार्ज एंड डाइवर्स बट ऑल्सो डीपली डिवाइडेड। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ए कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू कीप द कंट्री टुगेदर एंड टू टेक इट फॉरवर्ड हैड नेसेसरली टू बी एन एलोबरेट केयरफुली वर्कड आउट एंड पैनिक स्ट्रैंगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। फॉर वन थिंग इट साउट टू हील वॉन्ड्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, टू मेक इंडियंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कास्ट एंड कम्युनिटीज केम टुगेदर इन अ शेयर्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद की है। For another, it sought to nurture democratic institutions in what had long been a culture of hierarchy and difference. दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया है। The Constitution of India was framed between December 1946 and November 1949. भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। During this time, its draft were discussed clause by clause in the Constituent Assembly of India. इस दौरान संविधान सभा में इसके मसविदे एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। नीचे आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड इन दिसंबर 1949 आफ्टर 3 years ऑफ डिबेट। तो दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। इसका इंट्रो अभी और थोड़ा सा दिया हुआ है, वो है नेक्स्ट पेज पे। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पे। इन ऑल द असेंबली हेल्ड 11 इलेक्शंस विद सिटिंग्स स्प्रेड ओवर 165 डेज। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए जिनमें 165 दिन बैठकों में गए। इन बिटवीन द सेशंस द वर्क ऑफ रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग द ड्राफ्ट्स वाज कैरिड आउट बाय वेरियस कमिटीज एंड सब कमिटीज। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसविदे को सुधारने और संवारने का काम कर रही थी। From your political science textbook, you know what the Constitution of India is and you have seen how it has worked over the decades since independence. राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है। This chapter will introduce you to the history that lies behind the Constitution and the intense debates that were part of its making. If we try and hear the voices within the Constituent Assembly, we get an idea of the process through which the Constitution was framed and the vision of a new nation formulated. इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को जानेंगे। यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें तो हमें उन प्रक्रियाओं का अंदाजा लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया है और एक नए राष्ट्र की कल्पना साकार हुई।
अब है ये tumultuous टाइम यानी कि उथल पुथल का दौर. The years immediately preceding the making of the Constitution had been exceptionally tumultuous, a time of great hope but also of abject disappointment. संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे. यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोह भंग का भी. 15 अगस्त 1947 On 15 August 1947, India had been made free, but it has also been divided. 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया. Phrase in popular memory were the Quit India struggle of 1942, perhaps the most widespread popular movement against the British Raj, as well as the bid of Subhash Chandra Bose to win freedom through armed struggle with foreign aid. लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक आंदोलन था. विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद हैं. An even more recent upsurge had also evoked much popular sympathy. This was the rising of the ratings of Royal Indian Navy in Bombay and other cities in the spring of 1946. 1946 के वसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था. Through the late 1940s, there were periodic if scattered mass protests of workers and peasants in different parts of the country. लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी. 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे. One striking feature of these popular upsurges was the degree of Hindu-Muslim unity they manifested. व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक अहम पहलू था. In contrast, the two leading Indian political parties, the Congress and the Muslim League, had repeatedly failed to arrive at a settlement that would bring about religious reconciliation and social harmony. इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे. The Great Calcutta Killings of August 1946 began a year of almost continuous rioting across northern and eastern India. अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाला दंगा फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया. The violence culminated in massacres that accompanied the transfer of populations when the partition of India was announced. बर्बर हिंसा का यह विभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ. इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. On Independence Day, 15 August 1947, there was an outburst of joy and hope, unforgettable for those who lived through that time. 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा. But innumerable Muslims in India and Hindus and Sikhs in Pakistan were now faced with a cruel choice. The threat of sudden death or the squeezing of opportunities on the one side and the forcible tearing away from their age-old roots on the other. लेकिन भारत की बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों के लिए यह एक निर्माण चुनाव का क्षण था. उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था. Millions of refugees were on the move, Muslims into East and West Pakistan, Hindus and Sikhs into West Bengal and the eastern half of the Punjab. Many perished before they reached their destination. करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे. मुसलमान पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे. उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में ही मर गए. ऊपर आपको एक फिगर दिख रहा होगा जवाहरलाल नेहरू का. ये है 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जब अपना भाषण दे रहे थे उस समय का है. Another and scarcely less serious problem faced by the new nation was that of the princely states. नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और देसी रियासतों की समस्या थी. During the period of the Raj, approximately 1/3 of the area of the subcontinent was under the control of Nawabs and Maharajas who owed allegiance to the British Crown but were otherwise left mostly free to rule or misrule their territory as they wished.
ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। When the British left India, the constitutional status of these princes remained ambiguous. As one contemporary observer remarked, some Maharajas now began to luxuriate in wild dreams of independent power in an India of many partitions. जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। दिस वॉज द बैकग्राउंड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट। संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। हाउ कुड द डिबेट्स विद इन द असेंबली रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूत कैसे रह सकता था। अब इसका फर्स्ट सब टॉपिक द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का गठन। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इन द विंटर ऑफ 1945-46 प्रोविंशियल इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन इंडिया। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देन चूज द रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट केम इनटू बीइंग वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, द कांग्रेस। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। द कांग्रेस swept the general seats in the provincial elections and the Muslim League captured most of the reserved Muslim seats. प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं। बट द लीग चूज टू बॉयकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिंग इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान विद अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। द सोशलिस्ट टू वर इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन फॉर दे बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश एंड देयरफॉर इनकैपेबल ऑफ बीइंग ट्रूली ऑटोनोमस। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। In effect, therefore, 82% of the members of the Constituent Assembly were also members of the Congress. इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। The Congress, however, was not a party with one voice. परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। Its members differed in their opinion on critical issues. कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। Some members were inspired by socialism, while others were defenders of लैंडलॉर्डिज्म। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। Some were close to communal parties while others were assertively secular. कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष। Through the national movement, Congress members had learned to debate their ideas in public and negotiate their differences. Within the Constituent Assembly too, Congress members did not sit quiet. राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। The discussions within the Constituent Assembly were also influenced by the opinions expressed by the public. संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। As the deliberations continued, the arguments were reported in newspapers and the proposals were publicly debated. जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थीं और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। Criticism and counter-criticisms in the press in turn shaped the nature of the consensus that was ultimately reached on specific issues. इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर बहुत गहरा असर पड़ता था। In order to create a sense of collective participation, the public was also asked to send in their views on what needed to be done. सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे।
Many of the linguistic minorities wanted the protection of their mother tongue. Religious minorities asked for special safeguards, while Dalits demanded an end to all caste oppression and reservation of seats in government bodies. Important issues of cultural rights and social justice raised in these public discussions were debated on the floor of assembly. कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। अब है सेकंड सब टॉपिक, द डोमिनेंट वॉइसेस, यानी कि मुख्य आवाजें। The Constituent Assembly had 300 members. संविधान सभा में 300 सदस्य थे. Of these 6 members played particularly important roles. इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही. 3 were representatives of Congress, namely जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल and राजेंद्र प्रसाद. इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे. It was Nehru who moved the crucial objective resolution as well as the resolution proposing that the national flag of India be horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion with a wheel in the navy blue at the center. एक निर्णायक प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था. उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा. Patel, on the other hand, worked mostly behind the scenes, playing a key role in drafting of several reports and working to reconcile opposing points of view. Rajendra Prasad's role was as president of the assembly, where he had to steer the discussion along constructive lines while making sure all members had a chance to speak. पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे. उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे. सभा में चर्चा, रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यही उनकी जिम्मेदारियां थीं. Besides this Congress trio, a very important member of the assembly was the lawyer and economist B.R. Ambedkar. कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे. During the period of British rule, Ambedkar had been a political opponent of the Congress, but on the advice of Mahatma Gandhi, he was asked at independence to join the Union cabinet as law minister. यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था. In this capacity, he served as chairman of the drafting committee of the constitution. Serving with him were 2 other lawyers, K.M. Munshi from Gujarat and Aladi Krishnaswamy Iyer from Madras, both of whom gave crucial inputs in drafting the constitution. इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया. उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे. एक गुजरात के K.M. मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर. दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए. These 6 members were given vital assistance by 2 civil servants. इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी. One was B.N. Rao, constitutional advisor to the government of India, who prepared a series of background papers based on a close study of political systems obtaining in other countries. इनमें से एक B.N. राव थे. वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीति व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे. The other was the chief draughtsman S.N. Mukherjee, who had the ability to put complex proposals in clear legal language. दूसरे अधिकारी S.N. मुखर्जी थे. इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी. मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे. Ambedkar himself had the responsibility of guiding the draft constitution through the assembly. अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी. This took 3 years in all, with the printed record of the discussion taking up even bulky volumes. इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए. But while the process was long, it was also extremely interesting.
यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर eloquent in expressing their sometimes very divergent points of view. In their presentations, we can discern many conflicting ideas of India, of what language Indians should speak, of what political and economic system the nation should follow, of what moral values its citizens should uphold or disavow. उनकी प्रस्तुतियों में हमें भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते थे। देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी। अब है हमारा सेकेंड टॉपिक, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की दृष्टि। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।